नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली कहानियां में। आज हमारी पेशकश है धर्मवीर भारती द्वारा रचित कालजयी उपन्यास गुनाहों के देवता का भाग 1। अगर पुराने जमाने के नगर देवता और ग्राम देवताओं की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बनाए नियम नहीं, कोई कसाव नहीं। हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से भी चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइन और दल्ललों को मात देने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलर्जी, दोपहरे अंगारी तो शामें रेशमी। धरती ऐसा कि सुहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और ऊसर और परती की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमोजी कलाकार है, जिसके सृजन में हर रंग के दौरे हैं और जो चाहे। मगर इधर क्वार कार्तिक तथा उधर बसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नेस्ट्रियम और पेंजी के फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत और आम के बौरों की खुशबू से भी ज्यादा महकदार हो जाता है। सिविल लाइन्स हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरू बाग, लगता है कि हवा की एक नटखट दोसीजा की तरह कलियों की आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़खानियां करती हैं। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप जरा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं, तो इन खुली हुई जगहों की फिजा इठलाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी। खास तौर से पौ फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। बसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली बाल सूर्य की अंगुलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए भौराले यीशुओं को धीरे धीरे हटाई जाती हैं और क्षितिज पर सुनहरी तलवारें बिखर पड़ती हैं। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूँ वह सुबह से भी ज्यादा मासूम युवक प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लान में फूलों की सरजमी के किनारे किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीट पी के रंग का पश्मीने का लंबा कोट, जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सरू की एक पट्टी होल लगी हुई थी। सफेद मक्खन की जीन्स की पतली पैंट और पैरों में सफेद जरी की पेशावरी सैंडलें, भरा हुआ गोरा चेहरा, ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भूरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया और रह रह कर वह उसे सूंघ लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियां बिखरने लगी और सुनहले पराग की एक बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई, उसने चौंक कर कहा और पास की ओर बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, उसने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियां नोचकर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर बिछावे वाली सोने की एक चादर परतों पर परतें बिछाती जा रही थी और पेड़ों की छायाओं का रंग गहराने लगा था। उसके बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पत्तियां बिखरी थी और अब उसके पास सिर्फ एक फूल बाकी रह गया था। हल्के फालसाई रंग के उस फूल पर गहरे बैजनी डोरे थे। हेलो कपूर, सहसा किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कहा। यहाँ क्या झक मार रहे हो सुबह सुबह? उसने मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। क्यों, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी चाट डाली? अभी से तो शरीफ लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ, शरीफ लोगों के लिए ही तो छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की लड़की है ना, वह उसकी मेंबर बनना चाहती है तो मुझे आना पड़ा, उसी का इंतजार कर रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला तो पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है ना? नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में।
बहुत अच्छे। तो उनकी लड़की को सदस्य बनवाने आए हो? ठाकुर साहब ने कुछ अजब स्वर में कहा। छी, कपूर ने हंसते हुए कहा, कुछ अपने आप को बचाते हुए। यार तुम तो जानते हो मैं उनसे कितना घरेलू संबंध रखता हूँ। जब मैं प्रयाग में हूँ उन्हीं के सहारे तो हूँ, और आजकल तो उन्हीं के यहाँ पढ़ता लिखता भी हूँ। ठाकुर साहब हंस पड़े। अरे भाई, मैं डॉक्टर शुक्ला को जानता नहीं क्या? उनका सा भला आदमी मिलना मुश्किल है, तुम सफाई व्यर्थ में दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन विद्यार्थियों में से थे जो बराए नाम विद्यार्थी होते हैं, और कब तक वे यूनिवर्सिटी को सुशोभित करते रहेंगे इसका कोई निश्चय नहीं। एक अच्छे खासे रुपए वाले व्यक्ति थे और घर के तालुकदार, हंसमुख, फप्तियां कसते में मजा लेने वाले, मगर दिल के साफ, निगाह के सच्चे। बोले, एक बात तो मैं स्वीकार करता हूँ, तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय डॉक्टर शुक्ला को है। तुम्हारे घर वाले तो कुछ खर्चा भेजते नहीं। नहीं, उनसे अलग ही होकर तो आया हूँ। समझ लो कि इन्होंने किसी न किसी बहाने मेरी बहुत मदद की है। अच्छा, आओ तब लोटस पॉन्ड, कमल सरोवर तक घूम लेते हैं, फिर लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठकर एक कृत्रिम कमल सरोवर की ओर चल दिए जो पास में ही बना हुआ था। सीढ़ियाँ चढ़कर ही उन्होंने देखा कि एक सज्जन किनारे बैठे कमलों की ओर देख रहे हैं। छिपकली से दुबले पतले बालों की एक लट माथे पे झूलती हुई। कोई प्रेमी है या कोई फिलासफर? नहीं यार, ठाकुर साहब ने कहा, दोनों से भी निष्कृत कोटि के जीव हैं। मैं इन्हें जानता हूँ, ये रविंद्र विसरिया है, एमए में पढ़ते हैं। आओ मिलवाएं इनसे। ठाकुर साहब ने घास का तिनका तोड़कर पीछे से चुपके से जाकर उसकी गर्दन गुदगुदाई। विसरिया चौंक उठा, पीछे मुड़कर देखा तो बिगड़ गया। यह क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब? मैं कितने गंभीर विचारों में डूबा था। और सहसा बड़े विचित्र स्वर में आंखें बंद कर विसरिया बोला, आह कैसा मनोरम प्रभात है। मेरी आत्मा में घोर अनुभूति हो रही है। कपूर विसरिया की मुद्रा पर ठाकुर साहब की ओर देखकर मुस्कुराया और इशारे में बोला, है यार सगल की चीज, छेड़ो जरा। ठाकुर साहब ने तिनका फेंक दिया और बोले, माफ करना भाई विसरिया, बात यह है कि हम लोग कवि तो है नहीं, इसलिए समझ नहीं पाते कि तुम क्या सोच रहे हो।